हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू स्टडी विद एकता। तो बेटा आज इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ठीक है। अब इस चैप्टर को पढ़ने से पहले बेटा कुछ चीज़ें हैं जो नेल्सन मंडेला ने ये हमें यहाँ समझाने की कोशिश की है। बेटा सबसे पहले क्या है, अपार्थीड के बारे में डिस्कशन की है। अपार्थीड क्या होता है बेटा? अपार्थीड एक ऐसी डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी थी ना जो अफ्रीकन्स के अगेंस्ट यूरोपियंस जो थे ना, जो वाइट्स थे, वो उनको ना मतलब बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट करते थे। उन्हीं के लैंड पे, उन्हीं की कंट्री के अंदर वो उनको रूल कर रहे थे, डोमिनेट कर रहे थे, और उनके साथ ना बहुत भेदभाव होता था। दैट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस एंड कलर, है ना, उसको अपार्थीड पॉलिसी कहते हैं। तो ये बेटा आपने 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ी होगी, आई एम श्योर, पॉलिटिकल साइंस के अंदर। तो इस चैप्टर के अंदर जब आप धीरे धीरे इसकी डेप्थ के अंदर जाओगे तो आपको कुछ कुछ एलिमेंट्स ना इस चैप्टर के, अपनी 9th की पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर के साथ आपको कोरिलेट करने को मिलेंगे। ठीक है, तो समझ लेते हैं। अपार्थीड इज़ अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। ठीक है, तो कौन सी बेटा 3 कंट्रीज़ हैं जिनके नाम दिए हुए हैं जिनमें ये सिस्टम जो था एग्जिस्ट किया करता था? वो था साउथ अफ्रीका। Now the next question is being put forward and that says, have you heard of Nelson Mandela? भैया मंडेला कौन था? ही वॉज अ वेरी बिग रेवोल्यूशनरी ऑफ साउथ अफ्रीका, जिसने अपनी ज़िंदगी के बेटा तकरीबन 30 साल प्रिजन में बता दिए। रॉबन आइलैंड एक प्रिजन था केप टाउन का बेटा, उसको वहाँ रखा गया था 30 साल। मतलब वो एक ऐसा इंसान था जो खुद की आज़ादी, अपने देशवासियों की आज़ादी, सबकी आज़ादी के लिए फ़ाइट करता था। ठीक है, तो उसने पूरा लाइफ टाइम जो था ना वो इस पॉलिसी के अगेंस्ट फाइट करते हुए बिता दिया। तो लगभग बेटा हाउ मेनी ईयर्स ही स्पेंट इन प्रिजन? 30 ईयर्स। एंड फाइनली जब डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुई तो साउथ अफ्रीका की जो मेहनत, जो स्ट्रगल थी, वो रंग लाई और साउथ अफ्रीका एक रेनबो नेशन बनी 1994 में, और मंडेला वहाँ के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने उस न्यू नेशन के। तो बेटा ये जो ऑटोबायोग्राफी है ना, ये मंडेला ने इसको क्या नाम दिया? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। एंड ही स्पीक्स अबाउट अ हिस्टोरिक ओकेजन, एक बहुत ही बड़ा हिस्टोरिकल ओकेजन जहाँ पे उसके लिए एक बहुत ही सुंदर मोमेंट था। वो मोमेंट क्या था बेटा? दी इनॉग्रेशन। तो भाई अब ये किस चीज़ की इनॉग्रेशन थी, वो कौन सा ओकेजन था? तो चलिए इस चैप्टर की डेप्थ में चलते हैं, पढ़ते हैं आगे और समझते हैं कि किस बारे में मंडेला ने हमसे इस चैप्टर में बात करी है। Mandela becomes South Africa's first black president. Nelson Mandela has become South Africa's first black president after more than 3 centuries. यानी कि इतना सारा 300 साल, 3 सेंचुरीज, 300 साल वाइट्स का रूल रहा साउथ अफ्रीका की सॉइल पे। ठीक है, तो मिस्टर मंडेला ने जिस पार्टी को ज्वाइन किया था बेटा, उसका नाम था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। अब इस पार्टी ने 400 सीट्स में से 252 सीट्स जीत ली। जब ये इतनी सीट्स विन कर चुकी थी पार्टी, तो भाई जो फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुई तो उसमें साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री में पहली बार मंडेला एज अ ब्लैक race, from a black race, he was elected as the president of South Africa. अब ये जो इनाग्रेशन थी ना बेटा, वो जो पहली डेमोक्रेटिक कंट्री थी, उसकी इनाग्रेशन सेरेमनी हुई यूनियन बिल्डिंग्स, एम्फी थिएटर बेटा एक ओपन सा एरिया होता है ना, जैसे हम लोग स्टेडियम देखते हैं जिसकी कोई छत नहीं होती और ऐसे लोग स्टेयर्स पे, स्टेप्स पे बैठे होते हैं। तो ऐसा एम्फी थिएटर यूनियन बिल्डिंग्स का बना हुआ था प्रिटोरिया में। और उस इनाग्रेशन को बेटा किस किसने अटेंड किया? दैट वाज अटेंडेड बाय पॉलिटिशियंस, डिग्निटरीज, काफ़ी हाईली पोजिशनड जो अथॉरिटीज़ थी अलग अलग कंट्रीज से। ऑलमोस्ट 140 कंट्रीज से भी ज़्यादा थी जिन्होंने इस इनाग्रेशन में पार्टिसिपेट किया, वो हिस्सा बने। नेवर अगेन विल दिस ब्यूटिफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, सेट नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस। जो वो उस वक्त जो उसने अपनी स्पीच दी ना, जो एड्रेस कर रहा था वो सारे डिग्निटरीज़ को जो वहाँ पे उस दिन इस चीज़ को ऑनर करने के लिए इकट्ठा हुए थे, तो उसने बोला कि नेवर अगेन, आज के बाद कभी भी नहीं, ये जो ब्यूटीफुल लैंड है ना साउथ अफ्रीका का, आज के बाद ये कभी भी ऑपरेशन को एक्सपीरियंस नहीं करेगा। यानी कि आज के बाद यहाँ पे किसी की भी डोमिनेंस नहीं टॉलरेट की जाएगी, ना ही कोई किसी को करेगा, ना ही कोई आउटर अथॉरिटी, कोई एक्सटर्नल पावर हमें आके डोमिनेट कर पाएगी। ठीक है, jubilant scenes on the streets of Pretoria followed the ceremony with blacks, whites and coloreds
सेलिब्रेटिंग टुगेदर। तभी बेटा इसको क्या बोला जाता है, अफ्रीका को इसको रेनबो नेशन बोला जाता है, क्योंकि हर एक रेस के जो लोग थे ना, भले वो वाइट्स जिन्होंने उनको इतने साल ओवर पार किया, डोमिनेट किया, ऑप्रेस किया, और वो ब्लैक्स जो उसी मिट्टी के पले बड़े, और वहाँ के और भी कलर्ड लोग जो वहाँ रहते थे, दे वर वेरी हैप्पी। जुबिलेंट का मतलब क्या होता है बच्चों, हैप्पी, वेरी एक्साइटेड। ठीक है, मोर देन 1 लाख साउथ अफ्रीकन मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन ऑफ ऑल रेसेस दे सैंग एंड डांस्ड विद जॉय। बहुत खुश, खूब मस्ती हो रही है, गाना गा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, झूम रहे हैं। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ें बेटा। अब यहाँ पे ना आपको 2 कॉलम्स दिए हुए हैं। कॉलम ए में कुछ एक्सप्रेशंस हैं, ठीक है, जो आपको टेक्स्ट में पढ़ने को मिलेंगे, एंड उसका आपने गेस करते हुए हर एक्सप्रेशन का एक अप्रोप्रिएट मीनिंग कॉलम बी के साथ मैच करना है। तो अभी बेटा मैंने आपको बताया अ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस, तो इसको किसके साथ हम कंपेयर करते हैं, अ ब्यूटिफुल कमिंग टुगेदर ऑफ वेरियस पीपल्स लाइक द कलर्स ऑफ रेनबो। ठीक है, अलग अलग कल्चर, अलग अलग रेस से, जो कल्चर से जो लोग थे ना, उन सब ने इकट्ठे होके साउथ अफ्रीका की गवर्नेंस को अपने हाथ में लिया। ठीक है, सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी। अब वाइट्स का मैंने आपको बताया ना कि वो तो बहुत ज़्यादा सुपीरियर थे, वो तो उनको हमेशा डोमिनेट करते थे। सो दिस इज़ द सेंटर ऑफ, यहाँ मैं नंबर 2 डाल देती हूँ, है ना, यहाँ मैं नंबर 1 डाल देती हूँ। ठीक है, सो दिस वाज अ सेंटर ऑफ रेशियल सुपीरियरिटी, कि भैया हम तो अपनी जो हमारी रेस है वो तुमसे तो ज़्यादा सुपीरियर है, तो भाई हम तो अपनी सुप्रीमेसी यहाँ पे दबदबा अपना बना के रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा बी ओवरवेल्म्ड विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री। बी ओवरवेल्म्ड का मतलब क्या होता है कि मतलब हम कितने ज़्यादा उससे जुड़े हुए हैं, कितना इमोशनल अटैचमेंट है। सो फीलिंग वेरी डीपली इमोशनल एंड रिमेंबरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑल द पास्ट इवेंट्स दैट हैव लेड अप टू द मोमेंट, यानी कि आज जो पल हम जी रहे हैं, जिस आज़ादी को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो हमारी पिछली हिस्ट्री की लॉन्ग लॉन्ग स्ट्रगल है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं नंबर 3। ठीक है, रेजिलियंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन। रेजिलियंस मतलब हमने किस तरह से अपने आप को चेंज नहीं किया, मतलब हमारी जो लैंग्वेज थी, हमारी जो एक अपने देश के प्रति प्यार था, पेट्रियाटिज़म था, मतलब उसकी तो कोई सीमा ही नहीं है ना, उसको तो आप इमेजिन ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसको हम मैच करेंगे बेटा, ये फर्स्ट जो यहाँ पे दिया हुआ है, ग्रेट एबिलिटी which is almost unimaginable to remain unchanged by suffering। आपको कितना भी टॉर्चर किया जाए, लेकिन आप अपनी हिम्मत, अपनी उम्मीद नहीं हारोगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका नंबर 4। अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी। ग्लिमर होता है जैसे हम लिश्कारा कहते हैं ना, चमक होती है। अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी, यहाँ पे अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी का मतलब क्या है बेटा, जहाँ आपको एक ह्यूमन फीलिंग की झलक दिखे, स्पार्कल दिखे, और उसमें भी सारी अच्छी वैल्यूज़, गुडनेस, काइंडनेस, पिटी, जस्टिस, एवरीथिंग। ठीक है, तो बच्चों ये हो गया नंबर 5। अब बचा नंबर 6, तो एक ही ऑप्शन हमारे पास, ट्वीलाइट एग्जिस्टेंस। ट्वीलाइट जानते हो ना, जब वो कहते हैं ना एक ऐसा मोमेंट होता है ना दिन में जहाँ पे मतलब दिन ढलता है और रात की शुरुआत होती है, तो वो ट्वीलाइट हो जाती है। ठीक है, तो वहाँ पे दिया हाफ सीक्रेट लाइफ, लाइक अ लाइफ lived in the fading light between sunset and darkness। ठीक है, एक तरफ आपका दिन ढल रहा है, एक तरफ रात का जो एक टाइम है वो शुरू हो रहा है, वो पल शुरू हो रहा है, तो उसको ट्वीलाइट कहते हैं। ठीक है, चलो अब असली स्टोरी आपकी यहाँ से शुरू होती है। ये तो आपको नेल्सन मंडेला ने थोड़ा सा एक बैकग्राउंड क्रिएट किया ताकि आपको स्टोरी को समझने में एक कनेक्शन बिल्टअप हो जाए। ठीक है, 10th May dawned bright and clear. For the past few days, I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration. The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil. तो भैया नेल्सन मंडेला हमें क्या बता रहा है कि वो 10th मई का दिन था बेटा, जिस दिन बहुत ही सुंदर दिन था, एकदम ब्राइट सनी क्लियर डे था, और कुछ पिछले दिनों से ना हम प्लेजेंटली सराउंडेड थे। बेसीज का मतलब देखो बेटा, आपकी यहाँ पे साइड पे टेक्स्ट दिया हुआ है, टू बी सराउंडेड क्लोजली बाय। बहुत ही खुशी का माहौल था, अलग अलग डिग्निटरीज, अलग अलग टॉप पोजिशनड पर्सनैलिटीज़, वर्ल्ड लीडर्स, अलग अलग कंट्रीज़ के सब इकट्ठा हो रहे थे। कहाँ पे, साउथ अफ्रीकन सॉइल पे। क्यों इकट्ठा हो रहे थे? बिकॉज दे वांटेड टू पे रिस्पेक्ट, दे वांटेड टू पे होमेज, ऑनर करना चाहते थे किसको, उस न्यू बिल्टअप डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को, जो कि इतने सालों के ऑपरेशन के बाद आज इंडिपेंडेंट हुई और फाइनली उनका प्रेसिडेंट चुना गया, नेल्सन मंडेला। ठीक है, तो इनाग्रेशन से पहले ये लोग सब आ गए, एंड इनाग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग, सबसे बड़ी
गैदरिंग थी आज तक की। साउथ अफ्रीकन सॉइल पे आज तक कभी भी इतने डिग्निटरी एक साथ इकट्ठे नहीं हुए थे, ठीक है। The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Buildings in Pretoria. ये बेटा हमने इंट्रोडक्शन में भी पढ़ लिया था, जो बिल्डिंग थी यूनियन बिल्डिंग प्रिटोरिया की, वहाँ पे एक एम्फीथिएटर बना हुआ था। देखो बेटा आपको यहाँ पे भी मीनिंग दिया हुआ है, अ बिल्डिंग विदाउट रूफ विद मैनी रोज ऑफ सीट्स राइजिंग इन स्टेप्स, मतलब वो ऐसे ऐसे आपके स्टेडियम की तरह आप एक अपने माइंड में उसकी पिक्चर क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। और वो किस पत्थर की बनी हुई थी बेटा? सैंडस्टोन। अब देखो सैंडस्टोन से जो बिल्डिंग्स है ना आपकी कंट्री में भी है, इंडिया में पार्लियामेंट हाउस है आपका, राष्ट्रपति भवन है आपका, सुप्रीम कोर्ट है, रेड फोर्ट है, मतलब बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स आपको मिल जाएंगी जो कि सैंडस्टोन की बनी हुई हैं। फॉर डेकेड्स, यानी कि पता नहीं कितने सालों से, दिस हैड बीन अ सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी। अभी हमने ऊपर ये जो मैच द कॉलम किया उसमें भी था ना, ये देखो सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी पढ़ा था ना। तो भाई ये तो मतलब कितने सालों से, सदियों से ना वाइट्स का यहाँ पे राज था, यूरोपियंस का राज था। नाउ इट वाज द साइट ऑफ रेनबो गैदरिंग। अब भी अलग अलग कलर्स एंड नेशंस के जो लोग थे उन सब ने इकट्ठे होकर साउथ अफ्रीका की पहली डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट बनाई, यानी कि कोई भेदभाव नहीं था। एवरी वन वॉज इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। दैट वॉज द मेन एजेंडा ऑफ नेल्सन मंडेला। ही डिडंट वांट हिज पीपल टू लिव अंडर द डोमिनेशन ऑफ एनी एक्सटर्नल पावर, ठीक है। नाउ ऑन दैट लवली ऑटम डे, बहुत ही सुंदर, बड़ा ही प्यारा ऑटम सीजन का वो बहुत ही प्यारा सा दिन था। एंड आई मीन्स नेल्सन मंडेला, आई वॉज अकम्पनीड बाय माई डॉटर जिनानी। अकम्पनीड मतलब मेरे साथ मेरी बेटी भी आई थी। एंड ऑन द पोडियम, पोडियम होता है ना वो स्टेज पे चढ़ के जहाँ पे आप अपना वो स्पीच एड्रेस करते हो, अपनी जो जनता है उसको आप अपना जनता को मतलब आप स्पीच देते हो। ओके, मिस्टर डी क्लर्क वॉज फर्स्ट स्worn इन एज द सेकेंड डेप्यूटी प्रेजिडेंट। तो अब नेल्सन मंडेला तो पहले प्रेजिडेंट चुन लिए गए थे ना, तो उनके नीचे जो सबॉर्डिनेट लीडर्स थे कौन कौन शपथ ले रहे थे उस दिन, ठीक है, जैसे ओथ टेकिंग सेरेमनी होती है। तो वो सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट बने, कौन बने? मिस्टर डी क्लर्क। और जो फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट था बेटा वो कौन था? वो था एम बेकी। ही वॉज स्worn इन एज अ फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट। अब कहते जब वो मेरी बारी आई, व्हेन इट वाज माय टर्न, आई प्लेज्ड, मैंने ये ओथ ली, कसम ली, टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल। तो भाई मैंने ये कसम उठा ली कि आज से मैं सपोर्ट करूँगा सभी फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को। अपहोल्ड का मतलब होता है कि जितने भी फंडामेंटल प्रिंसिपल्स मेरी कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिए गए हैं मैं उनको सपोर्ट करूँगा, उनको मेंटेन करूँगा, और मैं अपनी पूरी ज़िंदगी किसको समर्पित करूँगा? अपनी कंट्री और उनके लोगों को, ठीक है। नाउ टू दी असेंबल गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड। अब बेटा यहाँ से नेल्सन मंडेला की स्पीच स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। Today all of us do, by our presence here, confer glory and hope to newborn liberty, and out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long, must be born a society of which all humanity will be proud. तो आज वो बोलते हैं नेल्सन मंडेला कि हम सब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, प्रेजेंट हैं हम यहाँ पर, और हम क्या कर रहे हैं? वी आर हेयर टू कॉन्फर द ग्लोरी एंड होप, यानी कि हम ग्रांट कर रहे हैं, बेस्टो कर रहे हैं ऑनर। किसको ऑनर कर रहे हैं? एक अपनी कंट्री को, जो नई नई पैदा हुई है, नई नई एस्टैब्लिश हुई है, ठीक है, वो न्यू बॉर्न लिबर्टी, नई नई आज़ाद हुई है। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एक्स्ट्रॉर्डनरी ह्यूमन डिज़ास्टर, हमने बहुत 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 ज़्यादा डिज़ास्टर देखा है, बहुत हमने ऑपरेशन देखा है, बहुत हमने टॉलरेशन देखी है, ठीक है, जो बहुत लंबे समय तक चली। एंड उसके बाद ऐसी सोसाइटी का बनना एक ह्यूमैनिटी के लिए बहुत ही गर्व की बात है, ठीक है, हम सब के लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है। वी हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग अगो। इसका मतलब ये किस चीज़ को हाईलाइट कर रहा है बेटा? ये एक ड्रामेटिक शिफ्ट है, ठीक है। पॉलिटिकल लैंडस्केप था ना जो साउथ अफ्रीका का, वहाँ पे जो मार्जिनलाइज थे, ठीक है ना, जो माइनॉरिटी थी, उनको कैसे ट्रीट किया जाता था? आउटलॉज मतलब आज वो लॉस, पहले वो लॉ के बाहर थे, उनको इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिलता था। आज वही लोग क्या कर रहे हैं? दे आर होल्डिंग द पावर इन देयर हैंड्स, ठीक है। तो आज उनको वो रेयर प्रिविलेज मिला है, वो रेयर ऑनर मिला है कि आज वो होस्ट कर सकें सभी नेशंस के जो डिग्नेटरीज आए हैं उनको अपने उस सॉइल के ऊपर, वहाँ पे उस इनॉग्रेशन सेरेमनी में उन सबको
पार्टिसिपेट करके उनके साथ मिलके इस मौके को सेलिब्रेट कर सकें, ठीक है। सो वो कहते हैं वी थैंक ऑल ऑफ आर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट फॉर हैविंग कम टू टेक पोजेशन विद द पीपल ऑफ अ कंट्री। यानी कि यहाँ पे नेल्सन मंडेला बेटा क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं अपनी स्पीच में कि भाई हम यहाँ पे अपना ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कर रहे हैं, हम थैंकफुल हैं सबके लिए कि भाई कंट्री के सभी कंट्रीज़ के जितने भी यहाँ डिग्नेटरीज आए हैं उन्होंने हमें इस इनॉग्रेशन सेरेमनी में ज्वाइन किया, ठीक है। किसके लिए? क्योंकि हमने आज़ादी हासिल करी, हमने एक नई डेमोक्रेटिक रेनबो नेशन बनाई और हमारी सबकी कॉमन विक्ट्री थी। किसके लिए? जस्टिस, पीस एंड ह्यूमन डिग्निटी। हमें न्याय मिले, हमें अमन शांति से रहने का मौका मिले और हम सबकी डिग्निटी और रिस्पेक्ट को वैल्यू की जाए, ठीक है। We have at last achieved our political emancipation. Emancipation का मतलब होता है बेटा आप अभी तक बंदिशों में बंधे हुए थे, रिस्ट्रिक्टेड थी आपकी फ्रीडम, आज वो रिस्ट्रिक्शन जो है उससे आपको आज़ादी मिल गई है। We pledge ourselves, हम शपथ लेते हैं टू लिबरेट ऑल आर पीपल, सभी लोगों को आज़ाद करेंगे। कहाँ से? फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, गरीबी के बंदिशों से दूर करेंगे। डेप्रिवेशन यानी कि जिन जिन चीज़ों से अभी तक वो डिप्राइव्ड रहे हैं, ठीक है, वो सब उनको प्रोवाइड करेंगे। अभी तक वो जो सफ़र करते रहे हैं उन सब चीज़ों से उनको बाहर निकालेंगे, चाहे वो जेंडर की बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन थी या कोई अदर ग्राउंड्स पे डिस्क्रिमिनेशन थी, उन सब से हम उनको क्या करेंगे? आज़ादी देंगे, ठीक है। Never, never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. आज के बाद कभी भी ये सुंदर धरती कभी भी कोई भी ऑपरेशन जैसी चीज़ अपने ऊपर कभी दोबारा एक्सपीरियंस नहीं करेगी। यानी कि कोई भी पावर आके हमें अब डोमिनेट नहीं कर पाएगी। The sun shall never set on so glorious a human achievement. यहाँ पे बेटा क्या बता रहा है कि भाई हम इंसानों ने इतनी एंड्योरेंस दिखाई, इतनी पेशेंस दिखाई, इतनी हमने मतलब लंबे समय तक टॉलरेट करी, ऑपरेशन को टॉलरेट किया, हमें दबाया गया, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी और आज हमने उस चीज़ को एकम्प्लिश कर लिया, ठीक है। लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। रेन मतलब अब फ्रीडम का ही राज रहेगा, ठीक है बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। अ फ्यू मोमेंट्स लेटर वी ऑल लिफ्टेड आवर आइज इन ऑ, मतलब ऐसे था कि बस आंखें खुली की खुली रह गई। अ स्पेक्टेकुलर एरे, स्पेक्टेकुलर एरे क्या था बेटा? वो साउथ अफ्रीकन जेट्स थे ना, वो स्काई में एक बहुत ही सुंदर डिस्प्ले कर रहे थे, बहुत ही सुंदर एक नज़ारा देखने को मिल रहा था। आपने भी देखा होगा ना जब आपकी ये 26 जनवरी की जब परेड होती है, 15 अगस्त की जब परेड निकाली जाती है, तो वहाँ पे भी स्काई में ना तिरंगे के जो तीनों रंग हैं ना उनको बहुत ही सुंदर तरीके से वो जो जेट्स हैं ना वो स्काई में बड़ा ही सुंदर उसका नज़ारा पेश करते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे भी साउथ अफ्रीकन जेट्स थे, हेलीकॉप्टर्स थे, अच्छा ट्रूप कैरियर्स थे। ट्रूप कैरियर्स कौन होते हैं बेटा? ये भी एक एयरक्राफ्ट होता है, ठीक है, जिसके अंदर सोल्जर्स होते हैं। तो सब एक साथ एक परफेक्ट फॉर्मेशन में रोअर कर रहे थे, यानी कि आवाज़ सबकी साउंड एक साथ सुनाई दे रही थी। कहाँ पे? ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स। And it was not only a display of a pinpoint precision and military force, but a demonstration of the military's loyalty to democracy, to a new government that had been freely and fairly elected. मतलब ये नहीं था कि हम बड़े प्रिसाइजली, बड़े ही पिन पॉइंटेडली हम अपनी जो कला है वो दिखा रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे आए हुए सभी डिग्नेटरीज़ को, सभी बड़े बड़े कंट्रीज़ के जितने भी एमिनेंट पर्सनालिटीज़ थी उनको, ठीक है। हमारा कोई मिलिट्री फोर्स का डिस्प्ले नहीं हो रहा था, लेकिन हम वहाँ पे क्या शो करने की कोशिश कर रहे थे, हमारे दिल से क्या निकल रही थी? अपने देश के प्रति लॉयल्टी, ठीक है। किसकी लॉयल्टी? एक न्यू डेमोक्रेटेड इलेक्टेड गवर्नमेंट के प्रति लॉयल्टी, एक ऐसी गवर्नमेंट जिसको फ्रीली एंड फेयरली इलेक्ट किया गया, जनता ने पूरे दिल से पार्टिसिपेट करके अपने ही नेता को चुना, ठीक है। Only moments before, the highest generals of South African Defence Force and Police, their chests bedecked with ribbons and medals from days gone by, ठीक है। अब यहाँ पे वो क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं बेटा कि जितने भी ये ना एक तरह की आपको इमेजरी दी हुई है ना, आप मतलब एक विविड पिक्चर क्रिएट कर रहे हो अपने दिमाग में कि जो यूनिफॉर्म्स थी ना, जो डेकोरेशंस थी साउथ अफ्रीका के डिफेंस फोर्स की, अब वो मतलब आज उस चीज़ को हम डेकोरेटिवली ऑनर कर रहे हैं। मतलब वही लोग जिन्होंने हमें अपार्थीड पॉलिसी के अंदर दबाया, आज वही यूनिफॉर्म्स, वही डेकोरेशन साउथ अफ्रीका के डिफेंस फोर्स को संभाले हुए हैं,
ठीक है, एंड दे सल्यूटेड मी एंड दे प्लेज्ड नॉट सो मैनी ईयर्स सॉरी एंड प्लेज देयर लॉयल्टी। मतलब आज वही लोग जो कुछ सदियों पहले, कुछ सालों पहले इस साउथ अफ्रीकन सॉइल पे अपनी डोमिनेशन से हमें ओवर पार कर रहे थे, आज वही लोग मुझे सल्यूट कर रहे हैं और मेरे प्रति अपनी लॉयल्टी की शपथ ले रहे हैं। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट नॉट सो मेनी ईयर्स बिफोर दे वुड हैव नॉट सल्यूटेड बट अरेस्टेड मी। अब नेल्सन मंडेला क्या बोलता है कि मैं इस चीज़ को कभी नहीं भूल सकता कि भाई जो बहुत साल पहले जो लोग आज मुझे सल्यूट कर रहे हैं, बहुत साल पहले ये मुझे अरेस्ट भी कर चुके हैं। सो फाइनली क्या देखते हैं हम स्काई में? अ शेवरॉन ऑफ इम्पाला जेट्स। एक पैटर्न आ रहा है। शेवरॉन पैटर्न बेटा ऐसा होता है, इस तरह से ना वी पैटर्न ऐसे ऐसे लगातार लगातार बनता रहता है। तो जो इम्पाला जेट्स थे ना, इस तरह का पैटर्न क्रिएट कर रहे थे। जो स्मोक ट्रेल निकल रही थी ना, वो कौन से रंगों में निकल रही थी? दैट वाज ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड, जो कि साउथ अफ्रीकन फ्लैग के कलर्स थे। ठीक है, तो ये बहुत ही सुंदर नज़ारा उस वक्त उस इनॉग्रेशन सेरेमनी में देखने को मिला। ठीक है, अब आगे क्या है बेटा? द डे वॉज सिम्बलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ 2 नेशनल एंथम्स। ठीक है, वाइट्स का कौन सा था सिंगिंग? नकोसी सिकेलेल आई अफ्रीका। एंड ब्लैक्स कौन सा गा रहे थे? डाई स्टेम। बेटा ये दोनों आपने नेशनल एंथम्स अपने माइंड में क्लियरली बिठा लेने हैं। ठीक है, डाई स्टेम तो बच्चों ओल्ड एंथम था उस रिपब्लिक का, जो वो तो कब से गाते आ रहे थे, तो आज तो उनका देश था वो आज़ाद हो चुका था। ठीक है, Although that day neither group knew the lyrics of the anthem, they once despised मतलब hate, मतलब बहुत ही लो ओपिनियन था एक दूसरे के प्रति, दोनों कम्युनिटीज़ का, है ना, वाइट्स का भी ब्लैक्स का भी। लेकिन आज वो अपना अपना नेशनल एंथम गा रहे हैं और एक दूसरे के लिरिक्स ना उनको समझ आ रहे हैं वाइट्स को ब्लैक्स के, ना ही ब्लैक्स को वाइट्स के समझ आ रहे हैं। ठीक है, बट दे वुड सून नो बाय हार्ट। नेल्सन मंडेला का ऐसा मानना है कि भी धीरे 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 बाय हार्ट हमें वाइट्स का भी लर्न हो जाएगा नेशनल एंथम, और वाइट्स को हमारा लर्न हो जाएगा। ठीक है, ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन आई वॉज ओवरवेल्म्ड, full of that joy, that feeling of pleasant memories with a sense of history. In the first decade of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my birth, आई थिंक लाइन काफ़ी लंबी हो जाएगी, पहले मैं आपको यहाँ तक समझा देती हूँ। तो इनॉग्रेशन का दिन था और दिल जो था वो नेल्सन मंडेला का बहुत सारी इमोशन से ओवरवेल्म था। अब पहला डेकेड जो 20th सेंचुरी का था, यानी कि जो पहले 10 साल थे 20th सेंचुरी के, कुछ साल बाद वो सेम टाइम पीरियड जब बिटर एंग्लो वॉर हुआ था। बिटर एंग्लो बोर वॉर क्या था बेटा? ये ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडियन स्टेट्स के बीच में एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट था। इतने हम ऐसे डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल एस्पेक्ट को हाईलाइट कर रहा है, बट कुछ इंडियन स्टेट्स एंड ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में ये वॉर जो था वो लड़ा गया था। तो अभी नेल्सन मंडेला पैदा भी नहीं हुए थे, ये तब की बात बता रहे हैं। एंड द वाइट स्किन्ड पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका दे पैच्ड अप देयर डिफरेंसेस एंड इरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट? द डार्क स्किन पीपल ऑफ देयर ओन लैंड। अब क्या हुआ? जब ये वॉर हुआ तो जो वाइट स्किन पीपल थे ना साउथ अफ्रीका में, उन्होंने ना आपस के अपने मतभेद जो थे ना वो उन्होंने ख़त्म कर दिए, क्योंकि अब वो जो लड़ाई हुई ना तो उन्होंने बोला भाई हम सब इकट्ठे हो जाते हैं, तो हम सब इकट्ठे होके क्या होंगे ना, पावरफुल हो जाएंगे। ठीक है, हमारा राज चलेगा, हम इन्फ्लुएंस कर सकेंगे अपने ओपिनियंस। तो उन्होंने मिलकर क्या बनाया बेटा? एक रेशियल डोमिनेशन इरेक्ट कर दिया। ठीक है, सॉरी, किसके अगेंस्ट इरेक्ट किया? किसके अगेंस्ट वो सिस्टम खड़ा किया बेटा? डार्क स्किन्ड पीपल के अगेंस्ट, यानी कि जो अफ्रीकन्स थे उनके अगेंस्ट, और उन्हीं की धरती पे। ठीक है, अब ये जो स्ट्रक्चर उन्होंने क्रिएट किया ना, दैट वाज द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट एंड द मोस्ट इनह्यूमेन सोसाइटीज़ द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन। बहुत ही क्रूअल, बहुत ही निर्दयी और बहुत ही इनह्यूमन, यानी कि जहाँ पे मॉरल वैल्यूज़ बिल्कुल भी नहीं कंसिडर की जाती थी, लॉस ऑफ मॉरल वैल्यूज़। ठीक है, ऐसी इनह्यूमन सोसाइटी थी जो कि दुनिया ने आज तक कभी नहीं ना देखी ना सुनी थी। नाउ इन द लास्ट डेकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, वो पहले बात कर रहा था फर्स्ट डेकेड की, ठीक है, अब लास्ट डेकेड पे आ गया 20th सेंचुरी की। एंड माई ओन 8th डेकेड एज अ मैन, यानी कि 8th डेकेड दैट मीन्स ही इज टॉकिंग दैट ही इज 80 years of age. That system had been overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedoms of all peoples regardless of the color of their skin. तो भाई जो सिस्टम यहाँ पे बना, उसने क्या किया? कौन सा सिस्टम बना बेटा? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनी, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के थ्रू बनी। उसने पलटा ही पलट दिया।
किस चीज़ का? आगे उनको अपने राइट्स एंड फ्रीडम्स नहीं ना मिलते थे, लेकिन अब सारी जनता को साउथ अफ्रीका के, भले ही वो कौन से भी रेस को बिलोंग करते हो बेटा, दे वर ऑल एंजॉइंग देयर राइट्स एंड फ्रीडम्स, ठीक है। Now that day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people. अगर आज आप अपनी इंडिया कंट्री की फ्रीडम, लिबर्टी वहाँ पे रह के एज अ सिटीज़न एंजॉय कर रहे हो, तो बच्चों ये आपके पुराने जो क्रांतिकारी योद्धा थे, जो आपके देश के प्रति मर मिटने वाले जो लीडर्स थे, ये उनकी सैक्रिफाइसेस की बदौलत आज आप अपनी ये लिबर्टी इंजॉय कर पा रहे हो। तो सिमिलरली हम साउथ अफ्रीकन के सॉइल पे लड़े गए स्ट्रगल्स, जो फ्रीडम के प्रति जो एक स्ट्रगल लड़ी गई, वो सैक्रिफाइसेस को कभी भूल नहीं सकते। हम अपने दिमाग से उस चीज़ को कभी हटा ही नहीं सकते कि आज अगर वो लोग इतनी सैक्रिफाइसेस ना करते तो शायद हम आज ये दिन देखने के लिए ज़िंदा ना होते, ठीक है। उनकी सफरिंग थी, ये उनकी हिम्मत थी जो कभी भी रीपे नहीं की जा सकती। आप कभी भी उसकी ना भरपाई नहीं कर सकते। उन्होंने कितना सफ़र किया एट द हैंड्स ऑफ द वाइट्स, कितना उनको टॉर्चर सहना पड़ा, ठीक है। So he says, I felt that day, as I have on so many other days, that I was simply the sum of all the African patriots who had gone before me. मतलब यहाँ पे वो क्या बताने की कोशिश कर रहा है? वो बता रहा है कि भाई यहाँ पे मैं इस चीज़ को रिकॉल करता हूँ कि जितने भी अफ्रीकन पैट्रियट्स थे ना, जिन्होंने देश पे मर मिट गए, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपनी जान गंवा दी, मेरे सामने, मैं आज उन सबको सलाम करता हूँ। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड एंड नाउ बिगैन अगेन विद मी। वो लंबी कतार जो इतने अफ्रीकन पैट्रियट्स ने अपनी जान गंवा के, सेक्रीफाइस दे के आज ये दिन हमें दिखाया, उस लाइन के ख़त्म होते ही आज मैं उस लाइन की बिगनिंग में फिर से एक अफ्रीकन, एक ब्लैक रेस से बिलोंग करता हुआ इंसान आज इस पोजीशन पे खड़ा हूँ जहाँ पे मुझे लोगों ने अपनी इस कंट्री का प्रेसिडेंट चुना है, ठीक है। तो मतलब बेटा ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि वो जो सेंटीमेंट थे ना मंडेला के, वो बहुत ज़्यादा उभर के आ रहे थे। ही वॉज अंडरस्टैंडिंग हिज रोल एज अ लीडर। उसको समझ में आ रहा था कि भाई अब ये जो लीडरशिप है ना, वो मेरे कंधों पे आ चुकी है। वो अफ्रीकन पैट्रियट्स जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे शोल्डर्स पे छोड़ गए हैं, जिन्होंने अपनी सैक्रिफाइस, अपनी लेगेसी से ये जो फ्रीडम की जो कहते हैं ना एक लड़ी जो उन्होंने बिल्टअप करी थी, आज उस फ्रीडम को मैंने कैसे सिक्योर करना है, कैसे मेंटेन करना है, ठीक है। एंड आई वॉज पेन्ड, मुझे बहुत दुख हो रहा था दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक दैम। आज वो मेरी आंखों के सामने नहीं हैं। उन्होंने अपनी जान जो है वो अपनी कंट्री पे न्यौछावर कर दी, और मैं बहुत दुख भरे दिल से कह रहा हूँ कि आज मैं उनको ऑनर करने के लिए, मतलब मैं अपने सामने उनको नहीं देख पा रहा, लेकिन मेरे दिल में उनके लिए पूरी इज्जत है और पूरी मेरे मन में उनके लिए ट्रिब्यूट है। that they were not able to see what their sacrifices had wrought। मतलब आज वो दिन काश वो जिंदा होते तो देख पाते। रॉट मतलब यहाँ पे उन्होंने कितना एफर्ट किया, कितनी उन्होंने कोशिशें अपनी करी, और आज उन्हीं कोशिशों का नतीजा है, उनकी सैक्रिफाइसेस का नतीजा है कि हम आज ये दिन देख पा रहे हैं, ठीक है। नाउ द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड अ वेरी डीप एंड लास्टिंग वूंड इन माई कंट्री। बहुत गहरा जख्म छोड़ के गई ये पॉलिसी मेरे कंट्री के लोगों के ऊपर। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स इफ नॉट जनरेशंस रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट। यानी कि अगर हम इस पॉलिसी के इफ़ेक्ट की बात करें तो भाई ये इतना गहरा ज़ख्म छोड़ के गई है हमारे दिल पे कि शायद हमें बहुत साल लग जाएंगे इस ज़ख्म से उभरने के लिए। हो सकता है जनरेशन्स ना लगे, लेकिन काफ़ी साल लग सकते हैं हमें इस गहरे, डीप एंड स्ट्रॉन्ग ज़ख्म से, इस चोट से उभरने के लिए। बट the decades of oppression and brutality had another unintended effect, and that was it produced the Oliver Tambos, the Walter Sizzlers, the Chief Luthillers, the Yusuf Dadus, the Bram Fishers, the Robert Sobukevs of our time। मतलब ये किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे नेल्सन मंडेला की? इतनी ऑपरेशन, इतना मतलब आपको टॉर्चर किया गया, आपके ऊपर इतने अत्याचार किए गए, इतनी ब्रुटैलिटी से, इतनी निर्दयता से, ठीक है। और उसके बाद एक ऐसा इफ़ेक्ट पैदा हुआ, एक ऐसी लहर दौड़ी जहाँ पे इस तरह के बड़े बड़े क्रांतिकारियों ने जन्म लिया। मतलब कहते हैं ना कि आपके ऊपर अगर कोई बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता है ना, तो आपकी जो हिम्मत है ना, वो आपको उस टॉर्चर से भी ऊपर कुछ कर गुजरने
करने के लिए प्रेरित करती है कि नहीं भाई अब तो हमने एक्स्ट्रॉर्डनरी कुछ करके दिखाना है। सो ऐसे ही बहुत से एक्स्ट्रॉर्डनरी मैन थे बेटा जिनके नाम यहाँ पे हमने पढ़े और इन्होंने क्या किया था, अपनी अपार्थीड के अगेंस्ट स्ट्रगल जो थी वो लड़ी थी। ठीक है, तो अगर इनका करेज, इनकी विजडम, इनकी जेनरोसिटी ना होती तो शायद आज हम ये दिन ना देख पाते। Perhaps it requires such depth of oppression to create such heights of character. A very important line. ये लाइन हमें क्या बताने की कोशिश करी है, शायद हमें अगर इन वाइट्स ने इतना ज़्यादा डीपली डोमिनेट ना किया होता, अत्याचार ना किया होता, तो शायद हमारा कैरेक्टर इतना ज़्यादा ऊंचाइयों तक उभर कर ना आता। ठीक है, My country is rich in minerals and gems that lie beneath its soil, but I have always known that its greatest wealth is its people, फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड्स। अब आपको पता है बेटा अफ्रीकन सॉइल जो है ना वहाँ पे डायमंड माइनिंग्स होती है ना, और कौन सी जगह पे होती है, किम्बरले एक जगह बेटा जहाँ पे केप टाउन में डायमंड माइनिंग होती है। अब वो कहता है कि साउथ अफ्रीकन सॉइल तो मेरी बहुत रिच है, उसकी मिट्टी में अगर आप खोदोगे, माइनिंग करोगे तो आपको बड़े बड़े मिनरल्स, बड़े बड़े जेम्स एंड डायमंड्स मिलेंगे जो मिट्टी के नीचे हैं। लेकिन जिन डायमंड्स, जिन जेम्स को मैं जानता हूँ, जो मेरी कंट्री की सबसे ज़्यादा कहते हैं ना अनमोल वेल्थ है, ठीक है, जिसको मापा नहीं जा सकता, विच इज़ वर्थ देन एनीथिंग एल्स, यू नो, वो है वहाँ के लोग जो कि सच्चे और प्योर डायमंड्स के मुकाबले, मतलब कंपैरिजन कर रहे हैं ना, वो डायमंड के मुकाबले अगर मैं उनको कंपेयर करूं तो वो उनसे भी सच्चे और उनसे भी प्योर हैं। इतना उनका मतलब सैक्रिफाइस, इतना उनका सहा गया टॉर्चर, आज हमें ये दिन दिखाने के लिए उन्होंने हमें इतनी सैक्रिफाइसेस के बाद, ये उनके बलिदानों ने हमें ये दिन दिखाया। ठीक है, नाउ इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल। कॉमरेड्स होते हैं ना बेटा, सब लोग इकट्ठे होके एक ही ग्रुप में जब बहुत सारा स्ट्रगल एक साथ करते हैं, मतलब एक ही साइड के लोग होते हैं जो फाइट करते हैं किसी के अगेंस्ट। ठीक है, दैट आई लर्नड द मीनिंग ऑफ करेज। मैंने अपने साथियों से क्या सीखा, करेज, करेज, हिम्मत कितनी ज़रूरी है। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन men and women risk and give their lives for an idea. What was the idea? Idea for struggle for freedom, idea of liberty. I have seen men stand up to attacks and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination. मतलब वो बता रहे हैं नेल्सन मंडेला कि मैंने ऐसे ऐसे मैन को देखा अपनी धरती पे जिन्होंने मतलब अटैक्स को ऐसे सहा, ऐसे टॉर्चर को सहा कि उनकी एग्जाम्पल देते नहीं बनती। अपने आप को उन्होंने टूटने नहीं दिया, बिखरने नहीं दिया, पूरी स्ट्रेंथ दिखाई कि भाई हमें जितना मर्जी तोड़ लो लेकिन हम टूटने वालों में से नहीं हैं। हम किसी भी तरह के टॉर्चर को डील करने की एबिलिटी रखते हैं, किसी भी तरह की आप हार्डशिप हमें मतलब दे ही जाओ, लेकिन हमने उस हार्डशिप से कैसे उभर कर आना है ये भाई हमारी इमेजिनेशन से भी परे है। ठीक है, आई लर्नड दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रायम्फ ओवर इट। बड़ी ही प्यारी लाइन है बेटा, आपने ड्यू की ऐड देखी है ना, माउंटेन ड्यू की, वो क्या बोलते हैं, डर के आगे क्या है, जीत है। तो ब्रेव मैन इज नॉट हु डज नॉट फील अफ्रेड बट ही हु कॉन्कर्स द फियर। यानी कि बहादुर इंसान की पहचान क्या है कि जो डर से नहीं, डर के आगे झुकता नहीं है बल्कि उस डर को कॉन्कर करता है, जीत लेता है। तो डर के आगे क्या है, जीत है। ठीक है, no one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion. हम ये तो नहीं फीलिंग लेके, इमोशन लेके पैदा होते कि भाई भैया मैं तो वाइट स्किन कलर का हूँ या वो तो ब्लैक्स है, ठीक है, तो हम तो एक दूसरे से हेट्रेड करेंगे, है ना, या हम इस बैकग्राउंड में पैदा हुए हैं, सोशल बैकग्राउंड में, ये सोशल बैकग्राउंड में, तो हम नफरत करेंगे, हमारा धर्म उसका धर्म अलग है तो हम नफरत करेंगे। नो, पीपल मस्ट लर्न टू हेट, and if they can learn to hate, they can be taught to love. For love comes more naturally to the human heart than its opposite. अब भैया अगर आप हेट करना सीख सकते हो तो क्या प्यार करना नहीं सीखा जा सकता? भाई लव तो एक ऐसा इमोशन है जो नेचुरली आता है। घर में सबसे पहले आप जो इमोशन सीखते हो अपने माँ बाप से, अपने भाई बहनों से, वो प्यार होता है। ठीक है, वो केयर होती है, कंसर्न होता है। इवन इन द ग्रिमेस्ट टाइम्स, ग्रिमेस्ट होता है बेटा सैडेस्ट टाइम्स, ठीक है, इन प्रिजन व्हेन मैं यहाँ पे मीनिंग लिख देती हूँ सैड, ठीक है, सैडेस्ट हो जाएगा ग्रिमेस्ट का। तो व्हेन माई कॉमरेड्स यानी कि मेरे ही जैसे मेरे साथी एंड आई वर पुश्ड टू आवर लिमिट्स, मतलब हमें इस हद तक पुश कर दिया गया था कि भाई अब तुम कितनी को पेन टॉलरेट कर सकते हो। सो आई वुड सी अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गॉड्स,
perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going. मतलब आपको अगर इस कदर तक पेन, कहते हैं ना टॉर्चर, सहन करने के लिए मजबूर कर दिया जाता है, वो आपकी लिमिट्स को भी क्रॉस कर दिया जाता है, तो आपके अंदर कहीं ना कहीं बच्चों एक ह्यूमैनिटी की स्पार्कल जो है ना वो ज़िंदा रहती है। और वो उसने किसकी आंखों में देखी? एक गार्ड्स की आंखों में देखी, वो चमक देखी ह्यूमैनिटी की। परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकेंड, भले ही एक सेकेंड के लिए देखी हो, लेकिन वो एक सेकेंड ही, वो एक पल ही बहुत था, बहुत काफ़ी था उसको ये यकीन दिलाने के लिए कि भाई हमें आगे ही बढ़ते रहना है, हमें इनके सामने घुटने नहीं टेकने। ठीक है, मैन्स गुडनेस इज़ अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। हमारी अच्छाई एक ऐसी ज्वाला है, एक ऐसी आग है जिसको छुपाया तो जा सकता है लेकिन उसको बुझाया नहीं जा सकता। ठीक है, इन लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशंस। आपकी दो ड्यूटीज़ हैं, आपकी दो जिसको हम फ़र्ज़ कहते हैं, वो दो ऑब्लिगेशन है। एक पहला ऑब्लिगेशन तो फैमिली, बेटा अपने फैमिली के प्रति आपके फ़र्ज़ होते हैं, पेरेंट्स, आपकी वाइफ, चिल्ड्रन। ठीक है, और दूसरी ऑब्लिगेशन क्या है? अपने देश के प्रति, अपने लोगों, अपनी कम्युनिटी के प्रति आपकी क्या ड्यूटी बनती है। इन अ सिविल एंड ह्यूमेन society, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclinations and abilities. तो भैया अगर हम किसी सिविल सोसाइटी में रहते हैं, एक ऐसी इंसानियत जहाँ पर एग्जिस्ट करती है, तो वहाँ पे हर इंसान की क्या ऑब्लिगेशंस हैं? वो ऑब्लिगेशन अपने हिसाब से डिसाइड करेगा। वो नेचुरली उसके अंदर क्या बिहेवियर, इंस्टिंक्ट उसका नेचुरली उसको किस तरफ आगे बढ़ने को बोलता है, किस तरफ, किसके प्रति अपना फ़र्ज़ निभाने के लिए उसको आगे प्रेरित करता है। ठीक है बच्चों, बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस। अब भैया मेरे जैसे इंसान के लिए, वो भी जो साउथ अफ्रीका की मिट्टी पे जिसने जन्म लिया हो, ठीक है, मेरे जैसा कलर, जिसका मेरे जैसा बैकग्राउंड था, उसके लिए दोनों ड्यूटीज़ को ओबे करना, दोनों ड्यूटीज़ को फुलफ़िल करना बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल जैसा प्रतीत हो रहा था। In South Africa, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated. तो भैया क्या बता रहे हैं नेल्सन मंडेला कि साउथ अफ्रीका में अगर एक इंसान हमारे जैसे कलर बैकग्राउंड से अगर कोशिश करता था कि भैया मैं अपने देश के प्रति अपनी कोई ड्यूटी जो है वो फुलफ़िल करूं, तो हमें क्या किया जाता था? पनिश किया जाता था और एकदम आइसोलेट कर दिया जाता था कि भैया इससे तो किनारा कर लो। ठीक है, इन साउथ अफ्रीका अ मैन हु ट्राई टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल वॉज इनएविटेबली रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली। उसको बिना सोचे समझे, मतलब जिन सर्कमस्टांसेस में अवॉइड करना बिल्कुल नामुमकिन हो जाता है, ऐसे सर्कमस्टांसेस पैदा कर दिए जाते थे कि अगर वो कुछ ऐसा करने जा रहा है, अपने देश के प्रति अपनी ड्यूटी फुलफ़िल करने जा रहा है, तो उसको अपनी फैमिली से, अपने होम से अलग कर दिया जाता था और उसको अलग ज़िंदगी जीने पे मजबूर कर दिया जाता था। ठीक है, अ ट्विलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी एंड रिबिलियन। तो वहाँ पे सीक्रेटली उसके दिमाग में, उसके दिल में किस चीज़ की ज्वाला पैदा होती थी? भैया रिवोल्ट करने की, कि भैया अब तो हम रिबेल करके ही रहेंगे, अब तुम जो मर्जी कर लो, जितना टॉर्चर करना है कर लो, हम तो नहीं हटने वाले। आई डिड नॉट इन द बिगनिंग चूज़ टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली। अब यहाँ पे वो क्या बता रहा है कि मैं दोबारा पढ़ देती हूँ बेटा। आई डिड नॉट इन द बिगनिंग choose to place my people, my family, but in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligation as a son, as a brother, a father and a husband. तो यहाँ पे नेल्सन मंडेला बेटा क्या बताने की कोशिश कर रहा है? वो ये बता रहा है कि भैया हमें अगर अपने देश के प्रति, मैं अगर लोगों को प्रायोरिटी देना चाहता हूँ अपनी फैमिली से ज़्यादा, तो हमें ऐसी चॉइस नहीं दी जाती थी। अगर हम अपने लोगों को सर्व करने का कोशिश भी करते थे, अटेम्प्ट भी करते थे, तो हमें रोक दिया जाता था, हमें प्रिवेंट किया जाता था कि हम एज अ सन, एज अ ब्रदर, एज अ फादर अपनी हस्बैंड, एज अ ड्यूटीज़ अपनी फुलफिल नहीं कर सकेंगे। ठीक है, लिमिट कर दिया जाता था हमारी लिबर्टीज़ को। ठीक है, वो ऑपरेशन का जो सिस्टम था ना, उसने हमें इतना ज़्यादा मतलब दबा के रखा हुआ था। ठीक है, मतलब यहाँ पर नेल्सन मंडेला ये बताने की कोशिश कर रहा है कि भैया हम तो अपनी ड्यूटी करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे ब्रिटिशर्स और जो वाइट्स थे वो हमें क्या कर रहे थे? वो हमारी फ्रीडम को कर्ब कर रहे थे,
हम जिस तरफ भी बढ़ते थे अपने देश के प्रति अगर ड्यूटी करने जा रहे हैं तो हमें रोका जाता था। फिर अगर हम अपने फैमिली की तरफ ड्यूटी करते हैं तो हमें वहाँ पे रोका जाता था। मतलब हर तरफ से हमारी जो फ्रीडम थी उसको किसी ना किसी तरीके से कर्ब किया जाता था, ठीक है। आई वॉज नॉट बॉर्न विद अ हंगर टू बी फ्री, आई वॉज बॉर्न फ्री। मेरे अंदर भूख नहीं थी आज़ाद होने की, मैं इस भूख से पैदा नहीं हुआ था, मैं तो आज़ाद ही पैदा हुआ था। किस तरह से? फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो, मतलब फ्री टू रन इन द फील्ड्स। भाई खेतों में अपना फील्ड्स में मैं भागूं कहीं भी, मुझे कोई रोक टोक नहीं है। मैं अपनी मदर की हट के पास जो फील्ड्स हैं वहाँ पे जैसे मर्जी फ्रीली घूमूं, मुझे कोई नहीं रोकेगा। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम, मैं अपने कंट्री में, अपनी देश में, अपने रहने वाली जो मेरी मिट्टी है उस देश में बहती हुई नदियों में मैं कभी भी स्विम कर सकता हूँ, मुझे कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है। जो मेरे गांव से होके गुजरती थी नदियाँ, वो मुझे बहुत ज़्यादा एक फ्रीडम का एहसास दिलाती थी कि भैया मेरे को यहाँ पे तो कोई नहीं रोक सकता ना, मैं तो जब मेरा दिल चाहेगा। अब आपने देखा होगा ना, आप अपने भी शहरों में देखते हो जो कैनाल्स आपके शहरों में से पास करती हैं, ठीक है, वहाँ पे भी आपने देखा होगा बच्चे बड़े मज़े से वहाँ पे कूदते हैं, स्विम करते हैं, एंजॉय करते हैं। तो ऐसे ही नेल्सन मंडेला अपने बचपन की पिक्चर हमें दिखाने की कोशिश कर रहा है। फ्री टू रोस्ट मीलीज अंडर द स्टार्स, मतलब हम अपना खाना वाना पका सकते हैं कहीं भी तारों की छाँव में। एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, जो बड़े बड़े बुल्स थे उनकी बैक पे बैठ के धीरे धीरे हम लोग राइड ले सकते हैं। तो ये अपने आज़ादी के वो पल शेयर कर रहा है जो बचपन में उसने एज अ फ्री बचपन जो उसने अपना चाइल्डहुड डेज जो इन्जॉय किए, ठीक है। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड अबाइडेड बाई द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब, आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाई द लॉज ऑफ मैन और गॉड। जब तक मैं अपने पापा की, कहते ना, हर बात को कहना मान के चलता रहा, जब तक मैंने अपने ट्राइब के कस्टम्स को अबाइड किया यानी कि फॉलो किया, उनको मैंने माना, तो मुझे ना तो मैन द्वारा बनाए हुए लॉज ने कोई ट्रबल पोज किया, ना ही भगवान की तरफ से मुझे कोई भी मुश्किल का सामना करना पड़ा, ठीक है। नाउ it was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion, यानी कि ये तो भ्रम है भाई। जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया मुझे मेरी फ्रीडम में कुछ कुछ रिस्ट्रिक्शंस फील होने शुरू हो गई, ठीक है। कैसे? When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it। जो भूख मुझे बचपन में एज अ चाइल्डहुड डेज़ की बात करूँ वहाँ पे नहीं महसूस हो रही थी, तो जैसे जैसे मैं बढ़ता गया ना, वो आज़ादी की जो एक कॉन्सेप्ट थी मेरे दिमाग में वो धीरे धीरे फेड होती गई, ठीक है। मुझे एहसास होता गया कि ये आज़ादी तो रियल नहीं है। तब मुझे किस चीज़ की रियलाइजेशन हुई कि भैया वो भूख जागी मेरे अंदर अपने देश को आज़ाद करने के लिए, अपने देश के लोगों को आज़ाद करने के लिए। सो एट फर्स्ट एज अ स्टूडेंट आई वांटेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ। पहले तो एज अ स्टूडेंट मैं अपनी आज़ादी चाहता था। फिर ट्रांजिटरी यानी कि वो जो चेंज आया ना, वो क्या आया? फ्रीडम्स ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, रीड वॉट आई प्लीज्ड एंड गो वेयर आई चूज़। भाई मुझे आज़ादी मिले कि मैं रात को जहाँ भी जाना चाहता हूँ मैं जाऊँ, मैं जो भी पढ़ना चाहता हूँ मैं पढूँ, और मुझे जहाँ भी जाने का मन करे मैं उस जगह को चूज़ कर सकता हूँ। लेटर एज अ यंग मैन इन जोहान्सबर्ग आई यर्नड होता है मैंने लॉन्गिंग करी, मैंने डिज़ायर, इच्छा करी फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life, ठीक है। अब देखो भाई कितनी कितनी चीज़ें हमें यहाँ समझने को मिल रही हैं। क्या समझते हैं? देखो सबसे पहले हम तो ये समझ लिया आपने बेटा, बचपन के जो उसके दिन थे ना, जो चाइल्डहुड डेज़ थे ना, उसमें बहुत उसने मज़े किए, खूब इन्जॉय किया। खेतों में मम्मा के हट के पास जो खेत थे वहाँ घूमता था, नदियाँ जो बहती थी गाँव में वहाँ पर स्विम करता था, तारों की छाँव में खाना पक रहा है उसको इन्जॉय कर रहा है, बुल की राइड ले रहा है, सब बढ़िया चल रहा था। जैसे जैसे उसने बॉयहुड में कदम रखा तो उसको एहसास हुआ कि जो आज़ादी है ना वो एक भ्रम है। जो आज़ादी मैंने अपने बचपन में एंजॉय करी, अब मुझे उस आज़ादी को पाने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। एज अ स्टूडेंट मुझे खुद की आज़ादी चाहिए, मुझे वो फ्रीडम चाहिए कि मैं रात भर बाहर अगर कहीं रहना चाहता हूँ, कहीं जाना चाहता हूँ, कुछ पढ़ना चाहता हूँ तो मैं अपनी चॉइस से वो कर सकूँ।
ठीक है। अब वो यंग मैन जब हुआ, बड़ा हुआ, जैसे जैसे बड़ा होता गया, तो उसकी जो एक फ्रीडम थी, उसका पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा बढ़ता गया। एक बेसिक जो आपको ऑनरेबल फ्रीडम चाहिए, कि आपको एक रिस्पेक्टफुल आज़ादी चाहिए। मैं अपना पोटेंशियल, यानी कि भाई पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, कि मैं अपनी पूरी कैपेबिलिटी से अपनी ज़िंदगी पर्पसफुली जी सकूँ, मेरे को ऐसा पोटेंशियल कंप्लीट कर सकूँ, ऐसा अचीव कर सकूँ। अर्निंग माई कीप का मतलब क्या है बेटा, कि मैं अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकूँ। मैं अपनी अगर फैमिली बढ़ाता हूँ, शादी करता हूँ, कल को मेरे बच्चे होते हैं, तो मैं उनको फाइनेंशियली किस तरह सपोर्ट कर सकता हूँ। ये फ्रीडम मेरी किसी भी तरह से ऑब्स्ट्रक्ट नहीं होनी चाहिए, अगर हम एक लॉफुल लाइफ जी रहे हैं तो। ठीक है, ऐसा उसका मानना था। But then I slowly saw that not only was I not free, but my brothers and sisters were not free. भैया मैं अकेला ऐसा नहीं था जिसकी फ्रीडम पे रोक लगाई हुई थी, बल्कि मेरे जैसे मेरे और भी भाई बहन, मेरे देश के वासी थे, जो लोग थे, वो भी आज़ाद नहीं थे। I saw that it was not just my freedom that was curtailed. Curtailed का मतलब कम कर दी गई, but the freedom of everyone who looked like I did. मेरे जैसे दिखने वाले सभी ब्लैक्स की आज़ादी पे रोक लगा दी गई थी। और ये वही पल था बच्चों, जब नेल्सन मंडेला ने कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करी, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। तब उसके अंदर वो भूख जागी, वो हंगर जागी अपनी खुद की आज़ादी के लिए। ठीक है, एंड दैट हंगर बिकेम द ग्रेटर हंगर, किसके लिए, फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल। मतलब पहले अपनी आज़ादी की भूख, और उसके बाद अपने देशवासियों को आज़ाद करने की भूख। It was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life. ठीक है, तो अब उसकी ज़िंदगी का एक ही मकसद रह गया था कि भैया मुझे तो अपने देशवासियों की आज़ादी के लिए लड़ना है, और उनको उनकी खोई हुई जो इज़्ज़त है, जो रिस्पेक्ट है, वो वापस दिलानी है। ठीक है, तो ये उसका मकसद जो था वो बन गया था नेल्सन मंडेला का। एंड दैट ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटन्ड यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन। मतलब कि आज एक वो इंसान जो पहले कुछ समय डरा हुआ था, आज वो बहुत ही बहादुर, बहुत ही ब्रेव इंसान में ट्रांसफॉर्म हो चुका था। दैट ड्रोव अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी। लॉ अबाइडिंग यानी कि जो कानून को मानने वाला, कानून के दायरे में रह के काम करने वाला। अटॉर्नी का मतलब होता है बेटा लॉयर। ठीक है, टू बिकम अ क्रिमिनल। आज वो देश की आज़ादी को हासिल करने के लिए, अब देश के कानून को भी तोड़ने के लिए, क्राइम करने के लिए तैयार है। दैट टर्न्ड अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट अ होम। दैट फोर्स्ड अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मॉन्क। यानी कि आज वो इंसान जो बहुत ही अपनी फैमिली को प्यार करता है, ठीक है, आज वो इंसान अपना घर बार छोड़ के अपने देश के लिए लड़ने के लिए, निकलने के लिए तैयार है। आज उसने कफन बांध दिया अपने सिर पे। ठीक है, एक लाइफ लविंग मैन को मजबूर कर दिया गया है एक मॉन्क की ज़िंदगी जीने के लिए। मॉन्क्स होते हैं ना बेटा, जो कभी भी एक जगह नहीं रहते, जगह 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 घूम के प्रचार करते हैं, रिलीजियस प्रीचिंग्स देते हैं। तो उसने भी अपनी ज़िंदगी वैसे ही जीनी शुरू कर दी। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन, बट I found that I could not even enjoy the poor and the limited freedoms I was allowed when I knew my people were not free. यानी कि ये किस चीज़ को बेटा एम्फेसाइज कर रहा है, ये जो लाइनें आपको यहाँ पे पढ़ने को मिल रही है ना, ये बच्चों एम्फेसाइज कर रही हैं ऑन इंडिविजुअलिटी ऑफ फ्रीडम। भैया एक एक को उनकी आज़ादी दिलानी अब मेरा मकसद बन चुका है। मतलब अब वो नोबल नहीं रहा, अब वो सेल्फलेस नहीं रहा, अब उसको अपनी लिमिटेड जो आप कह सकते हो ना, जो लिबर्टीज़ हैं, अब उसको अचीव करना है किसी भी तरह से। जो आज़ादी उसकी लिमिट होके रह गई है, जो बहुत ही पुअर आज़ादी उनको मिल रही है, ठीक है, जो थोड़ी बहुत आज़ादी मिल रही है, जिस पे अंकुश लगा दिया गया है, आज वो अपनी सारी नोबल वर्च्यूज़ को एक तरफ होकर, एक तरफ रखकर एक क्रिमिनल बन गया, एक मॉन्क बन गया, और अपनी आज़ादी की कहते हैं ना स्ट्रगल के लिए अब वो निकल पड़ा है। अब उसको पीछे खींचना नामुमकिन है। Freedom is indivisible. The chains on any one of my people were the chains on all of them. The chains on all of my people were the chains on me. आप ये देखो, उस इंसान के दिल में, उसके दिमाग में, उसके मन में
क्या चीज़ घर कर गई है कि भाई फ्रीडम को तोड़ा नहीं जा सकता, इसको बांटा नहीं जा सकता। ये चेन्स जो आपने मेरे लोगों के हाथों में उनकी बेड़ियां बांध दी हैं, उनके पैरों में स्लेवरी की, उन सभी लोगों के जो हाथों और पैरों में जो स्लेवरी की, जो बॉन्डेड लेबर की आप कह सकते हो। आपको पता है ना, अफ्रीका में स्लेवरी बहुत ज़्यादा थी। यूरोपियंस वहाँ से स्लेव्स उठा के भेजा करते थे, आपने पढ़ा होगा 9th में भी। तो वो स्लेव्स जो थे ना, एकदम पैक करके ना, इनको ऐसे पैक किया जाता था जैसे शिप्स में कोई कार्गोज़ में जो गुड्स होते हैं ना, उनको पैक करके ऐसे यूरोप में प्लांटेशन वर्कर्स इनको अफ्रीका से सप्लाई किए जाते थे। ठीक है, तो वो स्लेवरी का जो एक स्टिग्मा था ना, उस चीज़ से ये बाहर निकलना चाहते थे। ही वांटेड कि हम सारे जो अभी स्लेवरी की चेन्स में बंधे हुए हैं ना, आज वो चेन्स मैं अपने ऊपर महसूस कर रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मेरे देशवासी उस आज़ादी को टेस्ट करें, उसकी आज़ादी को चखें, जिस आज़ादी को पाने के लिए नेल्सन मंडेला ने अब शपथ ले ली थी कि भैया अब तो मैं अपने देश को आज़ाद करके रहूँगा। ये बेड़ियाँ सिर्फ मेरे लोगों के ऊपर नहीं है, बल्कि ये बेड़ियाँ जो हैं वो मुझ पे भी थोप दी गई हैं। ठीक है, I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed. देखो, अब जो ऑप्रेसर होता है ना, वो तो अपनी मॉरल वैल्यूज़ छोड़ चुका होता है। वो तो बहुत ही निर्दयी और बहुत ही टॉर्चर करता है हमें अपने हर ब्रूटैलिटी से, हर एक तरीके से, कि भैया हम उसके अगेंस्ट आवाज़ ना उठा सके। तो ऑप्रेसर को भी अपनी मॉरल वैल्यूज़ जो वो खो चुका है, उसको वो मॉरल वैल्यूज़ वापस दिलानी है। उसको वो जिन रास्ते पे चल चुका है, उस रास्ते से उसको आज़ादी दिलानी है। और ऑप्रेस तो बेचारा भैया पहले ही दबा हुआ है, उसको तो वैसे ही आज़ादी की, कहते हैं ना, एक लालसा जाग रही है उसके मन के अंदर। उसको भी उसको टॉर्चर से आज़ादी दिलानी है, उसको स्लेवरी से, उसको उस डोमिनेंस से, ऑपरेशन से आज़ादी दिलानी है। ठीक है, अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज़ अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। वो एक क्या है, हेट्रेड का प्रिजनर है, यानी कि नफ़रत है जिसके दिल में, कूट कूट कर नफ़रत भरी हुई है, और सामने वाले को ऑप्रेस कर रहा है। तो भैया उसने भी तो अपने आप को हेट्रेड की बेड़ियों में बांध रखा है ना, तो वो भी तो एक कैदी हुआ ना हेट्रेड का। तो उसको भी उससे आज़ादी दिलानी है। एंड ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस। प्रेजुडिस का मतलब क्या होता है बेटा, किसी एक के प्रति हमारा ज़्यादा झुकाव है और दूसरे के प्रति हमारे मन में बहुत ज़्यादा भेदभाव है। तो उसको उन बेड़ियों से भी आज़ादी दिलानी है, उसकी जो छोटी सोच है, जो नैरो माइंडेडनेस है, उससे भी आज़ादी दिलानी है। I am not truly free if I am taking away someone else's freedom. अगर मैं किसी और की आज़ादी छीन रही हूँ तो मैं भी आज़ाद नहीं हूँ, मैं भी पूरी तरह से आज़ाद नहीं हूँ। Just as surely as I am not free when my freedom is taken from me. अगर मुझसे भी आज़ादी छीन ली जाती है तो ऑब्वियसली मैं कौन सा आज़ाद हूँ। भले ही जो इंसान मुझसे आज़ादी छीन रहे वो भी उतना आज़ाद नहीं है, क्योंकि भैया वो भी हेट्रेड की, प्रेजुडिस की, नैरो माइंडेडनेस की बेड़ियों में बंधा हुआ है। द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। क्या मतलब है बेटा इसका, कि जो ऑप्रेशन है ना, वो क्या कर रहा है, विक्टिम कौन है, जिनके ऊपर अत्याचार किया जाता है, और परपेटरेटर कौन है बेटा, जो अत्याचार करता है। इन दोनों को क्या कर रही है, ये डीह्यूमनाइज कर रही है। ठीक है, ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। दोनों की ह्यूमन वैल्यूज़ जो हैं वो धीरे धीरे गिर जाती हैं। ठीक है, चलिए अब इसके साथ बेटा आपका जो चैप्टर है वो यहाँ पे ख़त्म होता है। बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ। जुड़े रहिए मेरे चैनल स्टडी विद एकता के साथ बच्चों, और इसी तरह मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।